नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का अगला लेक्चर जो कि है तीसरा लेक्चर, और इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके फार्मूलाज क्या होते हैं, इसके वेक्टर रूप क्या होता है, और साथ ही साथ इस पे आधारित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। और तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि कूलाम का नियम है क्या। तो जब मान लीजिए कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसपे हम मान लेते हैं कोई आवेश है बाबू Q1, ठीक है। एक दूसरा आवेश है जो कि क्या है Q2, ओके। यानी पहला आवेश कितना है Q1 और दूसरा आवेश कितना है Q2, ठीक। सपोज मान लीजिए इन पे प्लस आवेश है, इस पे भी कितना आवेश है, प्लस आवेश है, ठीक। तो आप सबको पता होगा कि जब समान आवेश एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, जो कि करता है आपका प्रतिकर्षण बल। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो पहला आवेश है इस दूसरे आवेश को क्या करेगा, उधर ढकेलेगा, मतलब बाहर की तरफ बल लगाएगा। और जो दूसरा आवेश है इसे किधर ढकेलेगा, इधर की तरफ ढकेलेगा, मतलब इस साइड बल लगाएगा, ठीक। तो यदि हम इन दोनों आवेशों को मिला दें, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके केंद्र को मिलाएंगे। इनके केंद्र को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इनके केंद्र को क्या कर दिए, मिला दिए। मान लेते हैं कि इनके केंद्र और Q2 के केंद्र, इसके बीच की दूरी कितनी है, R है, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, ओके। तो अब देखिए हुआ क्या, देखिए जो पहला आवेश है इसके कारण इस पे कितना बल कार्य करेगा ये हमें निकालना है, और इस दूसरे आवेश के कारण इस पे कितना बल कार्य करेगा। तो ये देखा गया कि जब आवेशों को एक दूसरे के साथ रखा जाता है, चाहे वो सेम प्रकृति के हों या विपरीत प्रकृति के हों, उससे मतलब नहीं है। दो आवेशों को जब एक साथ रखा जाता है तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो दोनों आवेश हैं इनके बीच जो बल लग रहा है F, मान लेते हैं दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, F लग रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। यानी Q1 या Q2 का मान, किसी एक का मान यदि आप बढ़ाओगे तो F का मान भी क्या होगा, साथ ही साथ बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी आप Q2 को बढ़ाओ या Q1 को बढ़ाओ तो F का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। और ये देखा गया कि इनके बीच की जो दूरी R है इसके क्या होता है, तो इसके होता है बाबू अनुक्रमानुपाती, मतलब 1/स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती होता है, R स्क्वायर, ठीक। यानी ये आवेश एक दूसरे से जितना दूर रखे जाएंगे उतना ही बल क्या होगा, कम लगेगा, और जितना ही पास रखे जाएंगे उतना ही बल क्या होगा, अधिक लगेगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों आवेश किस पे होने चाहिए, रेस्ट पर। किस पे होने चाहिए, रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब है कि इसका भी वेग क्या हो, 0 हो, और इसका भी वेग क्या हो, 0 हो, ठीक है ना। मतलब ये दोनों आवेश कहाँ होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, तब आपका क्या लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा। यानी जब दो आवेश, ठीक है, एक दूसरे से R दूरी पर रखे जाते हैं जिनमें प्रत्येक एक का आवेश है Q1 और एक का आवेश है Q2, ठीक। तो इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 इंटू Q2 के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके बीच की दूरी का वर्ग का क्या है, ये बहु व्युत्क्रमानुपाती है, यानी R स्क्वायर, ठीक। अभी आप इन दोनों को मिला दो, तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ओके। अब आपको पता होगा कि जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, यानी समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो इसके स्थान पर कोई ना कोई क्या आता है, नियतांक आता है, ठीक है। तो नियतांक क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो F जब बराबर करेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट के जब बराबर चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ओके। ये होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस,
ओके, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि बाबू जो के होता है, के, इसे बोला जाता है समानुपाती नियतांक। क्या बोलते हैं? समानुपाती नियतांक। और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी का मान होता है 9.0 गुणे 10 का पावर 9। ओके, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ओके, तो जब आप यहाँ से के का मान रखोगे तो एफ बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यानी जो फाइनल वैल्यू बनी एफ की वो क्या बन गई? एफ बराबर के Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, एफ बराबर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और ये आपका क्या है? के का मान यहाँ पे रखा गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं बाबू कि जो के होता है इसका मात्रक होता क्या है। तो आप के का मात्रक देखोगे तो के का मात्रक देखो कितना होगा। के का मात्रक, ओके, तो के का मात्रक यहाँ से आप देखो तो देखो के का मान यहाँ से आप निकालोगे तो देखो पहले तो फार्मूला लिखो, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो के का जब आप यहाँ से मान निकालो तो आर का इधर गुणा करो तो ये बनेगा एफ आर स्क्वायर, और इधर बनेगा के Q1 Q2। ओके, के का मान निकालना हो तो के के साथ ये गुणा में है तो बराबर के इधर आता है तो मान किस में हो जाता है? भाग में हो जाता है। तो ये बनेगा एफ आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। ओके, अब यहाँ से ध्यान दो कि देखो F को क्या लिख सकते हैं। तो F का मात्रक होता है आपका न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है? यानी बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, इंटू आर स्क्वायर मतलब बन जाएगा ये मीटर का स्क्वायर, बटा में आवेश का मात्रक कूलाम। तो कूलाम दो बार होगा ना, कूलाम गुणे कूलाम, यानी ये बन जाएगा कूलाम स्क्वायर। यानी बाबू के का मात्रक कितना आया? के का मात्रक कितना आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ठीक है, के का मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ओके, अब इसमें ध्यान रखना, देखो ये तो हो गया दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, लेकिन इसमें जो ये पहला आवेश है, ये जो दूसरा आवेश है, इन्हें बिंदु आवेश माना जाता है। बिंदु आवेश का मतलब ये होता है कि जब आप पहले आवेश से दूसरे आवेश को देखो तो ये बहुत छोटा दिखना चाहिए, ठीक है ना। और जब दूसरे आवेश से पहले आवेश को देखो तो ये भी क्या दिखना चाहिए? बहुत छोटा दिखना चाहिए। जैसे यदि एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो देखिए जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से काफी बड़ा है, ठीक है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से क्या है? बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप पृथ्वी पर से सूर्य को देखते हैं, ठीक, जब आप पृथ्वी पर से सूर्य को देखते हैं तो चूंकि दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इस वजह से पृथ्वी पर से जब सूर्य को देखा जाता है तो लगभग इतना में सिमट जाता है, उसकी आकार मैक्सिमम इतना ही होती है, ठीक है। यानी जब आप दूरी को बढ़ा दोगे तो जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट भी होते हैं उनकी साइज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। जैसे आप किसी बड़ी बिल्डिंग पर से नीचे लोगों को देखते हैं तो उनका आकार क्या होता है? बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, ठीक है। तो वैसे ही जब यहाँ पे आप देखोगे तो जो ये जो आवेश होते हैं, ये जो आवेश हैं Q1 और Q2, ये क्या होने चाहिए? बिंदु आवेश होने चाहिए। बिंदु आवेश का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से ना जब काफी दूरी पे रख लेंगे तो ये जब आप Q1 से Q2 को देखो या Q2 से Q1 को देखो तो ये लगभग बिंदी आकार के दिखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आगे हम ध्यान देंगे कि ये जो बल लग रहा है वो किस किस तरफ लग रहा है और वो किस पे डिपेंड करता है। तो बाबू देखो, जो आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, दोनों की यदि हम बात करें तो प्रकृति तो सेम है, यानी इस पे भी प्लस है और इस पे भी प्लस है। तो हम बोल सकते हैं कि इस Q2 पर, जैसे इस Q2 पे जो Q1 के कारण बल लग रहा है उसे हम कैसे लिखेंगे? तो उसे लिखने का तरीका होता है, देखो जिस पे बल लगेगा, देखो Q2 पे बल लग रहा है ना, तो 2 को यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू F
F21। ध्यान रखना F21 को लिखेंगे कि F21 का मतलब क्या है कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल, यानी इस दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण कितना बल लग रहा है, F21। ठीक, वैसे ही देखो बाबू, जो पहला आवेश है इस पे इसके कारण कितना बल लग रहा, तो उसे आप कैसे लिख लोगे, फोर्स ऑन वन, यानी पहले पे बल लग रहा है किसके कारण, दूसरे के कारण। ठीक है, यदि आप F12 का मान निकालो या F21 का मान निकालो, दोनों ही स्थिति में जो बल का परिमाण होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे यदि हम यहाँ से निकालते हैं इसका मान निकालते हैं, तो देखो बाबू F12 इसका मान निकालोगे तो देखो अभी निकाले हैं, क्या होता है Q1 Q2 बीच की दूरी कितनी है, r²। ठीक है, ऐसे ही जब आप देखो F21 का मान निकालो, दिशा अभी हम देखो दिशा इसकी इस तरफ है, ठीक है ना, दिशा किस तरफ है, इस तरफ। यानी यहाँ से यदि आप ऐसे देखो, जो आपका सदिश होता है, सदिश में यदि आप ध्यान दो तो देखो ये ऐसे है, यदि मान लेते हैं ये सेंटर है, तो बाबू इस तरफ की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस होती है, और इस तरफ की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस होती है। यानी ओरिजिन से जब आप राइट साइड चलेंगे तो किधर होगा आपका, प्लस में, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो यदि ध्यान से देखो तो ये वाला जो एक्सिस है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ऋणात्मक क्या है, एक्स अक्ष है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आप देख लेंगे ये होता है आपका आई कैप, जे कैप और ये के कैप, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस आई कैप, यानी डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। और इसी प्रकार यदि आप उधर देखोगे, यानी F21 को देखो तो इनके बीच लगने वाला बल Q1 Q2 बटा r², लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है आपका केवल आई कैप, डायरेक्शन क्या है, आई कैप है। तो ध्यान से देखो तो इसका जो डायरेक्शन दी हम हटा देते हैं, डायरेक्शन को क्या कर दो, हटा दो। हटाओगे तो देखो इसका मान Q1 Q2 बटा r², और इसका मान भी क्या है Q1 Q2 बटा r²। यानी यहाँ से यदि आप डायरेक्शन हटा भी देते हो तो हम लिख सकते हैं कि जो F1 का परिमाण है ये बराबर किसके है, F21 के परिमाण के बराबर है। ठीक है, यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, ये परिमाण में क्या होता है, बराबर होता है, और दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। क्योंकि एक बाबू प्लस एक्स डायरेक्शन में लग रहा और एक माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, यानी एक बल उस तरफ लग रहा और एक दूसरा बल देखो इस तरफ लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट हुए, यानी विपरीत हुए। ठीक है, यानी इन दोनों आवेशों पे जो बल कार्य कर रहा है वो परिमाण में तो सेम है और डायरेक्शन में क्या है, विपरीत है। और ये जो बल है ना, ये देखो ध्यान से देखो तो ये वस्तु और ये वस्तु एक दूसरे से अलग अलग है, यानी इन दो अलग अलग वस्तुओं पे बल एक कार्य कर रहा है। तो यदि आपको ध्यान हो, न्यूटन का तीसरा नियम, जो गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसमें क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो बल होता है वो कहाँ लगता है, तो उसके लिए क्या होते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, दो अलग अलग क्या होते हैं, वस्तुएं होती हैं, और उस पर एक वस्तु के कारण दूसरे पे बल लगता है, और दूसरी वस्तु के कारण उतना ही बल विपरीत दिशा में पहले पे लगता है। वही क्या होता है बाबू, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो जो आपका कूलाम का नियम है, यानी जो Q1 Q2 बटा r², कहीं ना कहीं न्यूटन के तीसरे नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है कि जो बल लगेगा, यानी एक वस्तु यदि दूसरे वस्तु पे जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में लगाएगी। ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक। तो उतार लीजिए इसे आप लोग।
पहला पॉइंट यदि हम इसमें लिखना चाहें तो देखो, ये जो दोनों बल लग रहे हैं, ठीक है ना, ये जो दोनों बल लग रहे हैं, ये इन दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो बीच वाली रेखा जा रही है, देखो इसके केंद्र और इसके केंद्र को ये जो रेखा मिला रही है, इसी के अनुदिश लग रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इसी रेखा पे ही एक्ट कर रहे हैं। या हो सकता है ये बल बाहर की तरफ लगे, या ये बल क्या लगे, अंदर की तरफ लगे। अंदर की तरफ कब लगेंगे, जब कोई एक माइनस कर दो, ठीक है ना। यदि मान लो इसे हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो वो बल किधर होगा, एक बल इधर लग जाएगा और एक बल इधर लग जाएगा, ऐसे लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो बल लगेगा वो इसी रेखा के अनुदिश लगेगा, जो इनके दोनों केंद्रों को क्या कर रही है, मिला रही है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों दोनों आवेशों को जोड़ने वाले, ऐसे लिख लो, दोनों आवेशों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब ये आवेश और इस आवेश का जो ये केंद्र है, इनको जो रेखा जोड़ रही है उसी के अनुदिश या तो बाहर लगेगा या तो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि इनके बीच जो बल लगता है वो माध्यम पे डिपेंड करता है कि ये आवेश रखा कहाँ गया है। यदि इन आवेश को निर्वात में रखेंगे तो वहां पे अलग बल कार्य करेगा, इनको जल में रख दिया गया तो वहां पे अलग बल कार्य करेगा, इनको किसी परावैद्युतांक के भीतर रख दें, ठीक है, तो वहां पे अलग बल कार्य करेगा। मतलब इन आवेशों को जिस माध्यम में रखेंगे उस हिसाब से इनके बीच में क्या कर लगता है, बल कार्य करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कहाँ निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरा बिंदु क्या लिख सकते हैं कि इनके बीच जो ये बल लग रहा है ना, इसका परिमाण क्या है, समान है। ध्यान से देखो, अभी हम निकाले हैं कि जो F12 होता है इसका परिमाण किसके बराबर होता है, F21 के क्या है, बराबर है। यानी पहले के कारण दूसरे पे जो बल लग रहा है वो, और दूसरे के कारण पहले पे जो बल लग रहा है वो, इन दोनों का मान क्या होता है, ये परिमाण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है ना, ये परिमाण हो गया दोनों का। अब चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ये जो बल कार्य कर रहा है, इनके बीच जो बल लग रहा है वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है, यानी ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, यानी अलग अलग वस्तुओं पे ये बल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यानी इसमें चौथा पॉइंट हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, ठीक है ना। ये बल जो है वो अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करता है, अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करता है। और पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि ये जो बल है, ये तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि परिमाण में बराबर होता है, यानी F12 का मान F21 के बराबर है। और साथ ही इसी में थोड़ा सा जोड़ लेना, परंतु दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है, दिशा में विपरीत होता है। देखो, परिमाण में सेम परंतु दिशा में विपरीत होता है। और ये जो बल है ये अलग अलग वस्तुओं पे क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है ना। और ध्यान रहे, अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि देखो, जो न्यूटन का तीसरा नियम अभी हम रिसेंटली बताए हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पे जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। तो ध्यान से देखो, तो ये नियम इसमें फॉलो हो रहा है, यानी पहले के कारण दूसरे पे जो बल लग रहा है वो, और दूसरे के कारण पहले पे जो बल लग रहा है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। तो इस वजह से इसे हम क्या बोल सकते हैं,
इसे बोल सकते हैं बाबू क्रिया प्रतिक्रिया बल, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल के जैसा ये व्यवहार करता है। ठीक है ना। अब इसमें चौथा पॉइंट देख लीजिए, आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे संरक्षी बल के बारे में। ठीक है ना। संरक्षी बल का मतलब ये होता है ना कि जिसमें यदि आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सको, यानी जब आप स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं जिस भी बल के कारण, ठीक है ना, वो क्या होता है आपका संरक्षी होता है। जैसे बात करें गुरुत्वाकर्षण बल का, तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। ठीक, तो भी आपका क्या है संरक्षी बल है। और सिंपल ये जानिए ना, जो संरक्षी बल होता है इसका यदि हम बात करें डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो संरक्षी बल होते हैं इनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है, यानी संरक्षी बल के द्वारा जितना भी कार्य किया जाएगा वो कभी भी रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे यदि हम समझाना चाहें आपको, तो जैसे मान लो कि ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। मान लेते हैं पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी से एक ऊंचाई पर एक वस्तु को हम यहाँ पे फेंक दिए, एक गेंद को फेंके, मान लेते हैं इसकी पोजीशन कुछ भी मान लें, एक बिंदु ए पर एक वस्तु को हम क्या किए, ऊपर की तरफ फेंक दिए, सीधे फेंक दिए, और इसी किसी दूसरी वस्तु को ऐसे घुमा कर, ऐसे पूरा घुमा कर यही पोजीशन पे यानी एच हाइट पे ही लेकर चले गए। ठीक है, तो ये पहला रास्ता और ये क्या है, दूसरा रास्ता है। तो दोनों ही स्थिति में देखो देखो, दूसरी वस्तु को हम घुमाकर यहाँ पे लेकर गए हैं, इसे मान लेते हैं बी। ठीक, अब पहली वस्तु को सीधे ऊपर फेंक दिया, दूसरी वस्तु को ऐसे कहीं से घूम घाम के आए और उठाकर ऊपर लेकर चले गए। ठीक, तो देखो ये इसका रास्ता दूसरा है, इसका रास्ता दूसरा है, लेकिन दोनों के यदि हम लोकेशन देखें तो पृथ्वी से दोनों क्या है, एच हाइट पे है। ठीक है ना। तो अब आप पृथ्वी से इसका स्थिति ऊर्जा निकालो और पृथ्वी से बी का स्थिति ऊर्जा निकालो, तो दोनों ही स्थिति में क्या आएगा, सेम होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो रास्ते पे निर्भर नहीं करता, और जिस बल के कारण किया गया कार्य रास्ते पे निर्भर नहीं करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, संरक्षी बल बोलते हैं। ठीक, तो यदि हम बात करें ये जो कूलाम बल होता है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, ये भी बाबू क्या होता है आपका, रास्ते पे निर्भर नहीं करता। ये जो है रास्ते पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। किस पे निर्भर नहीं करता, रास्ते पे निर्भर नहीं करते। यानी बोल सकते हैं कि जो आपका कूलाम बल है, कूलाम बल कैसा बल होता है, संरक्षी बल होता है, जो रास्ते पर, या फिर लिख लेना इसमें, जिसके द्वारा किया गया कार्य, जिसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। जिसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पे निर्भर नहीं करता है, उसी बल को हम क्या बोलते हैं, संरक्षी बल बोलते हैं। ठीक है ना। और अगला पॉइंट इसमें देखो क्या बन सकता है, यदि मान लो क्वेश्चन ये आ जाए कि यदि ये दो आवेश पहले से रखे हुए हैं, ठीक, इनके बीच यदि हम कोई तीसरा आवेश कहीं से उठाकर रखती, जैसे मान ले, ठीक है, इधर देखो, ये एक आवेश है Q1, ठीक, ये एक आवेश है Q2, ठीक, ये मान लेते हैं एक तीसरा आवेश कितना है Q3। ओके, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2 और एक आवेश है यहाँ पे Q3। ठीक, तो इस स्थिति में यदि इन दोनों के बीच यदि आप बल देखो, तो जो F का मान होगा वो कितना होगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इनके बीच बल देखो तो F का मान यहाँ पे क्या बनेगा, F बराबर क्या होगा, K Q1 Q3 बटा, मान लेते हैं दूरी R है दोनों की। ठीक, तो ये बताओ क्या इस तीसरे आवेश के आ जाने से, इस तीसरे आवेश के आ जाने से इनके बीच जो बल लग रहा है उसके मान में कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं।
तो हम लिख सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश के आ जाने से अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा वो किसी तीसरे आवेश के, यदि कोई तीसरा आवेश आ जाता है तो उससे वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि इसे हम क्या लिख सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तीसरे आवेश के आ जाने से अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। अरे बच्चों, अब हम इस पे आधारित क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई आवेश है, वस्तु है, इस पे 5 कूलाम का आवेश है, और ये कोई वस्तु है जिस पे कितने कूलाम का आवेश है, 10 कूलाम का आवेश है। यदि इनके दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो सवाल ये है कि इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, इनके बीच बल कितना लगेगा, ठीक है। तो इनके बीच लगने वाला बल कैसे निकालेंगे, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कहाँ है, एयर में, हवा में है या निर्वात में है। तो देखो F बराबर जो K का मान होता है, K का मान हम बताएं क्या होता है, 9 गुणे 10 का पावर 9। तो K का मान रखो 9 गुणे 10 का पावर 9। Q1 इसे मान लो बाबू Q1 और इसे मान लो Q2, ठीक है ना। एक Q1 हो गया और दूसरा क्या हो गया, Q2 हो गया। तो Q1 का मान कितना है, 5, Q2 का मान कितना है, 10, और R स्क्वायर, R मतलब बीच की दूरी 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। ध्यान रहे R को हमेशा किस में लिखना है, मीटर में। और मीटर में चेंज करने के लिए आप समझ लीजिए कि यदि सेंटीमीटर में मान दिया होगा तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर -2 से गुणा करेंगे, और यदि मिलीमीटर में मान दिया होगा तो मीटर में चेंज करने के लिए -3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये F बराबर कितना होगा, देखिए 9 पचे 45, और ये 10 का पावर 9 और इसे 10 का पावर 1 और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यानी 1 से 45 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 45, और 9 का पावर 10 का पावर 9 और 10 का पावर 1। तो देखो यहाँ पे दोनों का बेस बराबर है, तो घात को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये बनेगा 10 का पावर 9 + 1, यानी F बराबर हो जाएगा 45 गुणे 10 का पावर 10 न्यूटन, ठीक है। छोटा छोटा प्रश्न है ना, हाँ बहुत छोटा छोटा प्रश्न ही बताएंगे आप लोग को, जिससे आप किताब के जो प्रश्न होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिससे आप आसानी से क्या कर सको, लगा सको, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक। दूसरा प्रश्न आप लोग खुद लगाइए। ये एक आवेश हो गया जो है 10 कूलाम, एक आवेश है मान लेते हैं ये कितना है, 20 कूलाम, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है, ठीक। पूछा कि यहाँ पे लगने वाला बल कितना होगा, लगाइए जल्दी से, लग गया, हाँ अब आंसर मिलाइए, ठीक। तो देखो बराबर फार्मूला के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो F बराबर K का मान 9 गुणे 10 का पावर 9, Q1 का मान 10, Q2 का मान 20, R बीच की दूरी देखो कितना है, 1 मिलीमीटर। अभी बताएं कि यदि आप मान मिलीमीटर में ले लो तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 के पावर -3 से गुणा कर दो। तो मिलीमीटर को यदि आप मीटर में चेंज करोगे तो 1 गुणे 10 का पावर कितना होगा, -3 मीटर का। अब चूंकि आर में स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है इतना, हाँ। तो F बराबर, अब सिंपल देखो गुणा करना है, तो ये 9
10 का इसमें गुणा करेंगे तो 200 गुणे 10 का पावर 9 और इसका गुणा करेंगे तो 10 का पावर -6। इसे ऊपर भेजो आप और इसे ध्यान से देखो तो 9 गुणे इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 100, 200 को लिख सकते हैं ना। हाँ, गुणे ये 10 का पावर 9, ये ऊपर जाकर क्या बनेगा 10 का पावर 6। तो F बराबर क्या बनेगा, 9 दूना के 18, इसे लिख सकते हैं पावर 2। 100 को 100 का मतलब है 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 100 बनेगा ना। तो 100 को 10 का पावर 2 लिख ही सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, आगुड़े 10 का पावर देखो ये 9 और ये +6, क्योंकि बेस बराबर है तो घात को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो F बराबर क्या बनेगा, हाँ देखो देखो 18 गुणे, अब यहाँ पे देखो 15, 9 से 15 हुआ और 2 ये हो गया, तो यहाँ भी बेस बराबर है तो घात को जोड़ देंगे। तो F बराबर 18 गुणे 10 का पावर 17 न्यूटन। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं तीसरा प्रश्न। 2 प्रश्न हो गया ना। हाँ, अब तीसरा प्रश्न देखिए। ठीक, तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए। सवाल ये है कि ये एक आवेश है Q1, ये आवेश है Q2। मतलब ये समझे कि दो आवेश हैं, एक दूसरे से r दूरी पर है। दो आवेश हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, r दूरी पर हैं। तो इनके बीच लगने वाला F मिनिमम कितना होगा, मिनिमम बल कितना होगा, यानी जो कम से कम बल कार्य करेगा उसका मान कितना होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक, दो आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला मिनिमम बल कितना होगा। तो ध्यान हो तो जब हम बताए थे आप लोग को कि जो सबसे छोटा आवेश होता है, सबसे छोटा आवेश, ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। पता है ना, सबसे छोटा आवेश क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्वांटीकरण में आपको बताया गया था कि जब आप किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो आवेशित करने के लिए या तो आप जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, मल्टीपल इंटीजर होते हैं। ठीक, तो अब इसमें देखिए सबसे छोटा, हमें देखिए जो बल होता है, ध्यान से देखो तो बाबू, जो बल है इसमें हम बताए थे कि डिपेंड करता है Q1 इंटू Q2 पे। तो जब आप Q1 और Q2 का मान बहुत कम कर दो, बहुत कम का मतलब कम से कम कितना कर सकते हो, ये बताओ कितना कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो जब आप इसे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर जब आप इसका मान करोगे तो इसके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि आवेश को कम करोगे तो बल का मान भी कम होगा, क्योंकि R तो यहाँ पे क्या है, फिक्स है। R तो चेंज हम कर नहीं रहे हैं, हम तो ये बोल दिए कि दो आवेश हैं, एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं, अब इनके बीच कम से कम बल कितना बल लग सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, तभी तो बल कम से कम लगेगा। तो अब यहाँ पे आपको कम से कम बल निकालना है, तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो F का मान कितना होगा, K गुणे 1 इलेक्ट्रॉन गुणे 1 इलेक्ट्रॉन, बीच की दूरी कितनी है, R स्क्वायर। तो F बराबर कितना बनेगा, K E स्क्वायर बटा R स्क्वायर। ये जो बल है ये कैसा है आपका, सबसे कम बल है। ठीक है ना, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला ये क्या है, कम से कम बल है। मैं एक थोड़ा सा चौथा प्रश्न देख लीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा 11th की जानकारी होनी चाहिए, जो एक होता है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का मतलब ये होता है कि जब किसी निकाय पर, यानी कोई निकाय है, तो उस पे लगने वाला जो F नेट है यदि वो शून्य हो जाता है तो उस निकाय का संवेग क्या रहता है, संरक्षित होता है। ठीक, संवेग का मतलब होता है, संवेग को P से दर्शाते हैं, P बराबर होता है mv, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा, आपका संवेग कहलाएगा। ये देखिए संवेग होता है। ठीक, अब इसमें एक प्रश्न है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक वस्तु है A,
ठीक, और ये एक वस्तु है बी। दो वस्तुएं हो गई, हाँ, दो वस्तुएं हो गई। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं बाबू 4 किग्रा, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कितना, 8 किग्रा। इसका द्रव्यमान कितना है, 4 किग्रा, और इसका द्रव्यमान कितना है, 8 किग्रा। और मतलब वस्तु है तो जाहिर सी बात है उसके पास द्रव्यमान होगा। ठीक, इस पे जो आवेश है ये है 1 कूलम, और इस पे भी जो आवेश है वो कितना है, 1 कूलम। दोनों पे सेम आवेश है, यानी इस पे जितना आवेश है उतना ही आवेश इस ऑब्जेक्ट पर भी है। ठीक, इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं ये एक निकाय में क्या है, रखे हुए हैं। ये क्या है, एक निकाय है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिस्टम। ओके, तो अब देखिए, अब हमें ये बोला है कि इनिशियली यानी प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं। ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे। प्रारंभिक अवस्था में दोनों आवेश विराम में है। ठीक है ना, दोनों रुके हुए हैं, यानी इसका विवेक 0 है और इसका विवेक 0 है। ठीक, लेकिन हुआ क्या, जैसे दोनों आवेशों को आपने पकड़ के रखा, और रखने के बाद जब रखोगे तो रुका ही रहेगा, मतलब पकड़े रहोगे तो रुका रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो बाबू जैसे छोड़ोगे तो इन पे देखो सेम सेम आवेश है, और सेम सेम आवेश होने के कारण, चूंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो जब दोनों आवेशों को जब आप पास रख के छोड़ोगे तो क्या होंगे, जैसे ये दोनों आवेश है, जब आप पास रख के छोड़ोगे तो क्या होंगे, एक दूसरे से ऐसे बहुत तेजी से भागे, ऐसे बहुत तेजी से ऐसे भागे। ठीक है ना, तो वही निकालना है हमें कि जब इन्हें फ्री किया जाता है, क्या किया जाता है, फ्री किया जाता है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो फ्री करने के बाद जो बी है वो इस तरफ भागता है, किस वेग से भागता है, तो मान लेते हैं 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो बोला है कि ए का वेग कितना होगा, ये सवाल है। ठीक है, दो आवेश है, दो आवेशित वस्तु है जिनमें एक का द्रव्यमान 4, दूसरे का क्या है, 8 है। ओके, अब दोनों रेस्ट पे हैं, इनिशियली स्टेट में दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को छोड़ देते हैं। तो जैसे आप छोड़ते हो तो इनके बीच तो रिपल्सन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल, जिस वजह से बी उस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आएगा। तो अब सवाल ये है कि जब आप बी को मतलब दोनों को छोड़ते हो तो बी भागता है उधर की तरफ कितने वेग से, 30 मीटर पर सेकेंड से। तो ए का वेग क्या होगा, तो हम क्या बताएं, देखिए होगा क्या, क्योंकि यदि आप प्रारंभिक अवस्था में देखें तो इसके द्वारा इस पे जो बल लग रहा है वो, और इसके कारण इस पे जो बल लग रहा है वो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अभी तो बताए ना, कूलाम का जो बल होता है वो दो वस्तुओं पे लगता है, दोनों पे मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, Q1 और Q2 पे। चाहे आप Q1 के कारण Q2 पे बल निकालो, चाहे Q2 के कारण Q1 पे बल निकालो, दोनों ही स्थिति में बल का मान क्या आता है, सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहती है, अलग अलग होती है। तो जब डायरेक्शन अलग अलग होगी तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो, यदि हम बात करें कि यहाँ पे जो है, पहले तो इसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन में देखो बाबू, तो इस निकाय पे जो एफ नेट लग रहा है वो कितना है, 0। ध्यान से देखो, इसके कारण जो बल लगेगा इधर की तरफ ए पर बी के कारण, और इसके कारण जो बल लगेगा इधर पर बी के ए के कारण, ठीक है, बी पर ए के कारण। तो दोनों बल का डायरेक्शन तो अलग अलग है, और दोनों बल का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही होगा, दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा। तो यानी ओवरऑल हम बोल सकते हैं एक बल इधर लग रहा है, एक बल उधर लग रहा है, दोनों परिमाण में सेम है, और लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, एक ही है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो एफ नेट है इस पूरे निकाय का, ये किसका है, निकाय का, इस पूरे निकाय का जो एफ नेट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जब इस पूरे निकाय का एफ नेट 0 के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि इस निकाय का संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। ठीक, 11th में आप लोग को पढ़ाया गया होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जब किसी निकाय पर, ठीक है ना, लगने वाले सभी बलों का यदि परिणामी बल शून्य हो जाता है, जितने भी बल इस पे कार्य करे उसका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, तो इस निकाय का संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। ठीक है, संवेग क्या होगा इसका, संरक्षित होगा।
तो संवेग संरक्षित होने का मतलब क्या होता है कि जो प्रारंभिक संवेग होगा वो अंतिम संवेग के बराबर होगा, यानी प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू अंतिम संवेग। तो आगे देखते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग पी इनिशियल किसके लिए, ए के लिए, प्लस पी इनिशियल किसके लिए, बी के लिए, बराबर पी फाइनल किसके लिए, ए के लिए, प्लस पी फाइनल किसके लिए, बी के लिए। संवेग को पी से दर्शाते हैं, जिसका संवेग निकालेंगे यहाँ पे मान रख लेंगे। तो देखो प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक अवस्था में यदि हम बात करें इसका द्रव्यमान, चूंकि द्रव्यमान छोड़ो, इसका विवेक क्या है, 0 है, और इसका भी वेग 0 है, ये इनिशियली है। शुरुआत में दोनों का वेग क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों को हम पकड़ के रखे हैं। तो इसका भी संवेग जब लिखोगे तो m इंटू 0 और इसका भी m इंटू 0, ठीक है ना, क्योंकि वेग दोनों का क्या है, 0 है। अब आगे बढ़ते हैं, अंतिम संवेग हम निकालेंगे किसका, a का। तो देखो a का बाबू द्रव्यमान 4 किग्रा, वेग हमें नहीं पता, मान लेते हैं va है, va यहाँ पे माने भी है, प्लस m m m m m कितना है, 8। इसका वेग देखो, हाँ एक बात ध्यान रखना, संवेग सदिश राशि होती है, ठीक है। सदिश राशि में यदि आप ये वाला वेग प्लस में मानते हो तो ये वाला वेग किस में मानना पड़ेगा, माइनस में मानना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो यदि आप एक प्लस में मानोगे तो इसको किस में मानना पड़ेगा, माइनस में मानना पड़ेगा। तो ये इसका मान कितना दिया है, 30, इसका मान कितना है, 30 है, ठीक। अब आगे देखो, यहाँ पे इधर m का 0 में गुणा करो, इधर m का 0 में गुणा करो, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 4 va प्लस 8 त्रिके 24, ठीक है ना। अब उठा के बाबू इस 240 को इस साइड भेजो, तो इधर प्लस में है तो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस में। तो हम बोल सकते हैं कि जो 4 va का मान होगा वो 240 के बराबर होगा। 4 va का मान किसके बराबर होगा, 240 के बराबर होगा, यानी 4 va बराबर 240 लिख सकते हैं। और va का मान किसके बराबर होगा, 240/4, काटेंगे तो कितना आएगा, 60 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आप ध्यान से देखो, तो एक वस्तु 8 किग्रा की है और दूसरी वस्तु 4 किग्रा की है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो वस्तु B है इसका द्रव्यमान क्या है, 2 गुना है। और तो इसमें देखो कि जब ये वस्तु भारी है तो इसका वेग कितना है, 30, और उसी के रिलेटिवली ये वस्तु क्या है, हल्की है, यानी ये 8 किग्रा की है, ये 4 किग्रा की है। तो जब ये भारी होकर 30 से चल सकती है तो उसी का आधा ये भी तो है, लेकिन जब इसका द्रव्यमान आप हाफ करोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी, यानी ये 30 से चलेगा तो ये किससे चलेगा, 60 से चलेगा। लेकिन बाबू यदि आप 240 को इधर भेजोगे तो ये मान किस में आएगा, माइनस में होगा, ये मान किस में होगा, माइनस में होगा। तो जो वेलोसिटी आएगी वो -60 मीटर पर सेकेंड आएगी। कारण क्या है, क्योंकि जब भी उस तरफ जाएगा तो यदि इसकी वेलोसिटी हम इधर प्लस में मानते हैं तो जब आप इसका अपोजिट करोगे तो वेलोसिटी किस में आएगी, माइनस में आएगी। माइनस का मतलब इसका मैग्नीट्यूड माइनस नहीं है, इसकी डायरेक्शन, माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ए की, यानी ए की जो डायरेक्शन बी के क्या है, विपरीत है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आप लोग को क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। आप इस पे एक सवाल और ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, अपने से एक बार ट्राई कर लें और हो सके तो आंसर जो है ना कमेंट में दे देना, ओके। मान लेते हैं ये एक वस्तु है, एक कुला मान लेते हैं 2 किग्रा की, ठीक है। ये एक दूसरी वस्तु है, इसे मान लेते हैं आप कर लो 8 किग्रा, ठीक है ना। ये ए हो गया और ये हो गया बी। इनिशियली जब t बराबर 0 है, t बराबर 0 पर v बराबर कितना है, 0, यानी जब समय 0 है, यानी जब आप इसे रख रहे हो तो उस समय दोनों की वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब आप इसे फ्री कर दो, फ्री कर दिए तो फ्री करेंगे तो a इस तरफ जाएगा, मान लेते हैं इस पे जो आवेश है 4 कूलाम है, इस पे भी आवेश उतना ही है, 4 कूलाम, ठीक। तो ये जो a है, a इस तरफ जाएगा va वेग से,
और जो बी है ये इस तरफ जाएगा वी वेग से, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि यदि आप ए का मान, जो वेलोसिटी ए है इसका मान है, सपोज मान लेते हैं -30 मीटर/सेकेंड। माइनस क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वे उस तरफ है। तो हमें पूछा है कि वी का मान क्या होगा। एक बार ट्राई करना, ठीक है ना। इस सवाल को आप लोग क्या करना, एक बार ट्राई कर लेना और आंसर जो भी आएगा उससे कमेंट में लिख देना, ठीक। यदि ये सवाल समझ में आया तो समझना क्या है, इसमें कुछ करना थोड़ी है। यदि इसमें देखो तो जो नेट बल लग रहा है सिस्टम पे वो क्या है, 0 है। हाँ, एफ नेट क्या है, 0 है। तो जब एफ नेट 0 होगा तो संवेग संरक्षित होगा, संवेग संरक्षित होगा तो प्रारंभिक अंतिम के बराबर होगा। प्रारंभिक संवेग इनिशियल दोनों की स्थिति में क्या है, 0 है। वेलोसिटी दोनों की इस प्रारंभिक अवस्था में 0 है तो संवेग भी क्या होगा, 0 होगा। और जब आप इसका अंतिम संवेग निकालोगे तो अंतिम संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, तो इसका द्रव्यमान 4, वेग v है। इसका द्रव्यमान 8, वेग 30। इधर मल्टीप्लाई करो, 240 को इधर भेजो, माइनस डिवाइड कर दो, माइनस से 8 आ जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है किसके, बी के। बस यही करना है। अब इसमें हम देख लेते हैं। अब इसे आप लोग उतार लीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा ख्याल से, ठीक है। अब इसे हम मिटाते हैं। अब हम देखेंगे, एक प्रश्न बोर्ड में ज्यादातर पूछ लेता है कि प्रूफ दैट, कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है ना। जो कूलाम का नियम है आकर्षण और प्रतिकर्षण का, ठीक है ना, वो न्यूटन के तीसरे नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो इसे हम मिटाते हैं, ठीक। जब आप इसे, अब थोड़ा सा उसे देख लीजिए न्यूटन वाला, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरूर से। अब हम देखेंगे, सिद्ध कीजिए कूलाम बल न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसरण करता है। ठीक है ना। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि न्यूटन, जो कूलाम बल है वो न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसरण या फॉलो करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ज्यादा कुछ है नहीं। ये मान लीजिए आपके पास एक आवेश है Q1 और एक आवेश है, आप मान लीजिए यहाँ पे Q2, ठीक है। ये आवेश कितना है आपका, Q1 है, और ये आवेश कितना है, Q2 है, ठीक। Q1 और ये हो गया Q2। ये वाली दूरी मान लेते हैं R1, ये वाली दूरी मान लेते हैं R2, ठीक है। यानी इसे ओरिजिन मान लेते हैं। ये आपका y अक्ष हो गया और ये हो गया x अक्ष, ठीक है। यानी यहाँ से R2 दूरी पर है और यहाँ से क्या है, R1 दूरी पे है, ठीक। अब इसमें देखिए, इस Q1 के कारण इस पे जो बल लगेगा इधर की तरफ होगा F21, यानी दूसरे पे पहले के कारण बल, और इसके कारण यहाँ पे जो बल लगेगा वो इस तरफ होगा। वो कितना होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम जाएंगे किधर, पहले आवेश से दूसरे आवेश की तरफ। तो इनको मिला दीजिए, मिला दिए। जब आप इधर से इधर जाओगे तो इसे आप लिखोगे R, क्या लिखोगे, अंतिम स्थिति क्या है 2 और ये प्रारंभिक स्थिति 1, ठीक है।
और जब आप इधर से इधर जाओगे तो इसे क्या लिखोगे, आर अंतिम स्थिति 1 प्रारंभिक स्थिति 2। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि देखिए जो R21 है इसे हम लिखते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक, और R12 है इसे लिखते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, R21 को क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, और R12 को क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 वेक्टर। ओके, और एक बात ध्यान रखिएगा कि बताया गया था आप लोगों को 11th में कि जो कोई भी सदिश है तो इसे दर्शाने के लिए एक हमें क्या चाहिए, इसका परिमाण चाहिए, और एक होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन एकांक सदिश होता है। तो यहाँ से जब आप ए कैप का मान निकालोगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बटा में माड ए। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, और यदि आप बात करो थोड़ा बहुत इसे समझ लो, पहले इसे समझ लो फिर ये कुछ है नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा है R21 ये बराबर होता है माइनस R12 के। कैसे, तो इधर देखो पहले इस R21 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। हाँ जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो R21 यानी जो ये स्थिति है इसमें से अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देते हैं, इसे विस्थापन सदिश बोला जाता है। और ये बाबू क्या बन जाएगा, R1 माइनस R2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, R1 माइनस R2 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो R2 माइनस R1 बराबर माइनस का गुणा करो तो माइनस R1 प्लस R2। ओके, तो R2 माइनस R1 बराबर इसे क्या लिख सकते हो, R2, और ये माइनस है ना, माइनस घटा दो R1। ध्यान से देखो ये वाला मान और ये वाला मान दोनों आपस में क्या है, बराबर, यानी हम बोल सकते हैं कि R21 बराबर होगा माइनस R12 के। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। R12 किसके बराबर होगा, माइनस R21 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो अब इसमें देखिए हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो बल लगेगा F12 और F21 ये एक दूसरे के क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे परंतु डायरेक्शन में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो आप पहले इसे निकालो। देखो आप पहले निकालो F12 को। F12 का फार्मूला K Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी। तो देखो आप F12 का मतलब क्या है, F12 यानी पहले पे दूसरे के कारण, आप यहाँ से इधर जा रहे हो तो आप यहाँ से इधर जाओगे तो ये वाला मान लेना है किसका, R12 का। तो नीचे बन जाएगा R12 का स्क्वायर होगा, क्योंकि परिमाण है। नीचे जो फार्मूला होता है भैया क्या होता है, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो नीचे R जो है ना मैग्नीट्यूड होता है, R स्क्वायर बन गया, इंटू इसे क्या लिख देंगे, R कैप 12। ओके, अब इस R कैप को हमें वेक्टर में चेंज करना है। तो यहाँ से देखो यदि आप A कैप का मान निकालो तो वेक्टर A बटा माड A होता है। ठीक, तो जब आप इसे R कैप लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा K Q1 Q2 बटा ये हो जाएगा आपका R12 का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाइड बाई, इसे क्या लिख सकते हैं, तो इधर ध्यान दो। देखो R सदिश को क्या लिख सकते हैं, माड R बट माड R इंटू R कैप। तो R कैप बराबर वेक्टर R बटा माड R बनेगा, हाँ बनेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बाबू, R वेक्टर 12 बटा में माड R12। ठीक, इसका पावर है किसका, पावर 2। तो F12 का मान किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 बटा में, देखो दोनों का आधार से मैं तो पावर आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा R का पावर मतलब वेक्टर R12। ये मान आया, हाँ इसे मान लेते हैं समीकरण A। अब आपको क्या निकालना है, F21 का मान निकालना है। तो F21 कितना होगा, तो F21 ये निकालो, ये निकालेंगे तो ये कितना होगा आपका F21। देखो फार्मूला K Q1 Q2 बटा, अब इनके बीच की दूरी देखो, आप 21 का मतलब है आप A से किधर जा रहे हो, 2 की तरफ जा रहे हो। तो जब A से 2 की तरफ जाओगे तो ये कितना होगा, R21 का स्क्वायर इंटू R कैप 21, यानी F21 बराबर K Q1 Q2 बटा
R21 का स्क्वायर और ये होगा वेक्टर R21 बटा में मॉड R21, जैसे यहाँ पे किए हो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक, तो F21 बराबर क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 बटा में, देखो दोनों का बेस बराबर है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 हो गया और ये हो गया वेक्टर R21। ठीक, अब इसमें आगे देखो, इसे क्या लिख सकते हैं, F21 बराबर K Q1 Q2 बटा R21 का पावर 3। और ध्यान रखना अभी हम बताएं कि जो वेक्टर R21 है ये बराबर होगा माइनस वेक्टर R12 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो R21 वेक्टर दिख रहा है इसे हम माइनस R12 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, वहां पे देखो प्रूफ भी किया गया कि जो 21 होता है वो माइनस में इसके बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस R21 वेक्टर। ओके, तो F21 माइनस दोनों साइड में गुणा कर दो, तो माइनस F21 K Q1 Q2 बटा R21 का पावर 3 और ये इंटू होगा R21 वेक्टर। इसे मान लो समीकरण 2। अब इसमें ध्यान दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो तो इसका जो राइट साइड है ये वाला साइड K Q1 Q2, ये मैग्नीट्यूड का मान हमेशा सेम रहता है, चाहे R21 करो चाहे R12 करो, ये जो परिमाण है ये परिमाण का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों मान तो क्या होगा, माइनस में एक दूसरे का अपोजिट होगा, लेकिन जब आप इसका मार्ट करोगे तो मार्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि आप ध्यान दोगे तो इनका राइट साइड आपस में क्या है, बराबर है, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड बराबर है, बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो उस स्थिति में क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये क्या बन जाएगा, F12 बराबर माइनस F21, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम यहाँ से दर्शा दिए कि जो कूलाम का नियम होता है, यानी जो कूलाम का बल है या जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम का क्या करता है, अनुसरण करता है। क्योंकि यहाँ पे देखो तो जो लगने वाला बल है मैग्नीट्यूड में सेम है और दिशा में बराबर है, और यही बल क्या कहलाता है, यही बल कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक है, ओके, हाँ तो आप लोग इसे उतार लीजिए। ठीक है ना, इसे आप लोग क्या कीजिए, उतार लीजिए, हम इसे मिटाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना, क्या देखेंगे अब, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत बेसिकली देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है ना, और उन सभी आवेशों के कारण आपको क्या करना है, केवल एक बिंदु पे क्या निकालनी है, और किसी एक आवेश पे हमें बल निकालना होता है, और उस आवेश पे लगने वाला बल जो होता है वो किस पे किस मतलब कि किस प्रकार से उसे जोड़ते हैं, वही यही सिद्धांत बताता है। जैसे देखिए ये आवेश Q1 Q2 Q3 ऐसे मान लेते हैं Q4, ठीक है ना, ऐसे आपके पास बहुत सारे आवेश हैं, और इधर मान लेते हैं एक आवेश है Q5। ठीक, हमें निकालना है कि इस Q5 पर कितना बल कार्य करेगा, यानी Q5 पर लगने वाला बल क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है ना कि सबसे पहले आपको निकालना है Q1 के कारण इस पे कितना बल लगेगा, Q2 के कारण कितना लगेगा, Q3 के कारण कितना लगेगा, और Q4 के कारण कितना बल लगेगा। सबके कारण जितना बल लग रहा है सबको क्या कर दो, एक सदिश और सदिश रूप में क्या कर दो, जोड़ दो।
यानी यदि हम बात करें एफ नेट जो होगा फोर्स ऑन 5 ड्यू टू पहला के कारण इसका सदिश योग, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू दूसरा के कारण, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू तीसरा के कारण, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू चौथा के कारण। ठीक है ना, चार ही है ना। यही होता है आपका क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, किसी भी निकाय में अनेक आवेश रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो उनमें से किसी एक आवेश पे जो बल लगेगा वो सभी आवेशों के कारण जो जो बल लग रहा है उनके सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यदि डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है कि किसी दिए गए आवेश पर क्या बन सकती है, किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला बल, किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है ना, लगने वाला परिणामी बल कर लीजिए, लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बल, लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। इन सबके कारण जो जो बल इस पे लगेगा, सबके कारण कितना कितना बल लग रहा है, सबको आप अलग से निकाल दीजिए और सबका क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए, यानी सदिश योग कर दीजिए। जैसे देखिए इस पे आधारित प्रश्न हम एक आपको छोटा सा बताते हैं, बहुत छोटा प्रश्न है, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन बताता हूँ इस पे आधारित। ओके, मिटाते हैं इसे हम। देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छे से, ठीक। हाँ तो देखो, ये आपके पास एक, मान लेते हैं क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज में ये जो एंगल होता है, इनके बीच का एंगल और इसके बीच, और यानी जो त्रिभुज के बीच का एंगल होता है वो सभी एंगल क्या होते हैं, θ1 बराबर, θ2 बराबर, θ3, ये बराबर किसके होगा, आपका 60 डिग्री। यानी तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 होगा। अब प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60-60 डिग्री होगा, ठीक है। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, ठीक है। हाँ तो देखिए ये जो सवाल है आपका, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसमें ये सभी सभी एंगल क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। इसमें एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। सब पे जो है प्लस आवेश क्या है, रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश तीनों पे क्या है, रखा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस जो सी पर जो आवेश क्यू रखा है, सी पर यहाँ पे जो आवेश क्यू रखा हुआ है, इस पे नेट बल कितना होगा, ठीक है ना, ये प्रश्न है। यानी सी पर रखे आवेश क्यू पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले तो ध्यान से देखो बाबू, तो ये जो आवेश सी है, आवेश क्या, आवेश सी, तो इस पे देखोगे तो जो आप बल निकालोगे तो किनके किनके कारण बल निकालोगे, एक तो आपको बी के कारण इस पे एक बल लगेगा इधर की तरफ, और ए के कारण इस पे एक बल लगेगा इधर की तरफ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। क्योंकि ये एंगल कितना होगा, ये एक क्या बोलते हैं, समबाहु है, तो ये एंगल कितना होगा, ये देखो, ये एक सीधी रेखा दिख रही है और ये एक तिरछी रेखा, तो ये वाला कोण ये कोण के क्या होगा, बराबर हो। तो एंगल कितना था, 60, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60। यदि हम ध्यान से देखें तो एफ सी बी और एफ सी ए, इनके बीच का जो परिणामी होगा वो इस तरफ आएगा, एफ नेट। जैसे देखिए एक बल, दो बल, ये मान लेते हैं F1 है, ये आपका F2 है, सपोज इनके बीच का एंगल थीटा है, तो परिणामी बल ये होता है F नेट, जिसका फार्मूला होता है
F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, ये क्या होता है, परिणामी सदिश का सूत्र है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालने हैं, आपको एफ नेट का मान निकालना है। एफ नेट निकालने के लिए आपको ये मान चाहिए और ये मान चाहिए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालिए एफ सी बी का मान। फार्मूला क्या है, के सी बी मतलब ये वाला मान, Q1 और Q2 का मान दोनों का क्यू क्यूब है, तो ये होगा क्यू स्क्वायर, बीच की दूरी मान लेते हैं, सब में कितना है ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप निकालो सी ए का मान निकालो, तो के देखो ए क्यू 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 स्क्वायर, बीच की दूरी ए स्क्वायर। यदि ध्यान से देखो तो मान लेते हैं इसका मान एफ और इसका मान भी क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का मान तो सेम ही है ना। और एफ सी ए परिमाण में किसके बराबर है, सी ए जो है वो सी बी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप एफ नेट निकालोगे, तो एफ नेट निकालोगे तो देखो F1 का स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर, प्लस 2F1 F2 इंटू कास 60। एफ नेट कितना होगा, 2F स्क्वायर इंटू कास 60 का मान कितना होता है, देखो साइन 30 जो होता है वो किसके बराबर होता है, कास 60 के। साइन 30 का मान 1/2, तो इसका भी मान कितना होगा, 1/2। 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, 2F स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जोड़ेंगे 3F स्क्वायर, एफ स्क्वायर तो रूट से बाहर चला जाएगा, और करड़ी में 3, यानी एफ नेट का मान इतना आया। लेकिन एफ का मान तो हम यहाँ से ये रखेंगे, तो जब आप एफ का मान रखोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, परिणामी बल एफ नेट कितना होगा, एफ का मान कितना है, के क्यूब स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और इंटू करड़ी में 3 न्यूटन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सवाल हो गया। ठीक, अब हम इसी पे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसी पे आधारित हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं, तो दूसरा, अब देखिए दूसरा प्रश्न इस पे। ठीक, ये आपके पास एक है वर्ग, ओके, ये कोना मान लीजिए ए बी सी और डी है, सब पे प्लस क्यू आवेश है, सब पे कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, चारों कोने पे रखे हुए हैं। ठीक, हमें निकालना है कि सी पर एफ नेट कितना होगा। तो सी पर एफ नेट कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, इस पे 3 बल लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है एफ सी ए, डी के कारण एक बल इधर लग रहा है एफ सी डी, और बी के कारण एक बल इधर लग रहा है एफ सी बी। ओके, तो ध्यान से देखो, तो ये वाला बल और ये वाला बल एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, दिख रहा है ना। जो एफ सी डी है वो एफ सी बी के क्या है, लंबवत है। तो आप इसका मान निकालो, इसका मान निकालोगे तो बाबू क्या बनेगा, देखो के ये वाला मान और ये वाला मान, क्यू यानी क्यू स्क्वायर, बीच की दूरी वर्ग है तो भुजा इसकी मान लेते हैं ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। इसका मान निकालो, तो इसका मान भी देखो कितना बनेगा, के क्यू स्क्वायर क्यू 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 स्क्वायर, और बीच की दूरी ए स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से देखो, तो ये वाला मान इसे एफ मान लो और इसे भी क्या मान लो, एफ मान लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो ये जो ये वाला मान है, एक बल है आपका एफ सी डी और एक बल है इधर आपका एफ सी बी, क्योंकि इसका भी मान सेम है और इसका भी मान सेम है, तो ये इसका क्या आ गया,
परिणामी बल आ गया इन दोनों का, किसका किसका, एफ सी डी और एफ सी बी का परिणामी बल है, ठीक है। तो ये कितना होगा, जब आप इनका परिणामी बल निकालोगे तो ये चूंकि कितने एंगल पे है, थीटा बराबर यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री पे, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है ना, थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री, तो परिणामी बल कितना होगा, कितना होगा देखो, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर टू F1 F2 कास 90, कास 90 का मान होता है बाबू 0, तो ये कितना बन जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 0, कुल मिला के F नेट का मान जो होगा वो कितना होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 को गुणा करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो मान आएगा ये कितना आएगा, तो F का स्क्वायर और प्लस F का स्क्वायर, बाकी तो सब 0 हो जाएगा। तो जो F नेट का मान आया इसके लिए ये कितना आया 2F स्क्वायर, यानी F नेट कितना आया, F तो बाहर आ जाएगा, करड़ी में क्या बचेगा 2। ये मान किसका है, इसका है, किसका, F नेट का, मतलब CD और CV के बीच जो परिणामी बल कार्य कर रहा है उसका मान कितना है F√2। अब इसमें ध्यान से देखो, तो एक बल इधर लग रहा है F√2 और इसी डायरेक्शन में एक दूसरा बल लग रहा है जो कि है FC। यदि मैं बात करूं इनके बीच का एंगल कितना है 0, क्योंकि दो सदिश एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 0। ये F√2 कहाँ से आया है, तो ये CD और CB का परिणामी बल है, इस तरफ एक परिणामी बल भी कार्य करेगा, किसका, जो होगा FCD एंड FCB का, ठीक है ना। तो एक बल आया F√2 और एक बल आया FCA, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो आप CA का जब मान निकालो, पहले यहाँ से आप निकाल लो CA का मान, तो CA का मान निकालोगे तो कितना बनेगा, CA देखो बाबू, देखो ये A है, ये A है, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक। तो ये देखो, ये समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो जब आप ये मान करोगे तो रूट में स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा रूट में 2a स्क्वायर, या इसे ही क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो a√2, क्या बचा बीच की दूरी a√2। तो ये मान कितना होगा k क्यू स्क्वायर बटा a√2 का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा k क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर, ओके। तो एक मान आया आपका क्या, k क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर। एक मान आया आपका ये वाला जो मान है, ये f का मान कितना है, f का मान है k क्यू स्क्वायर बटा a स्क्वायर, ठीक। अब आपको परिणामी बल निकालना है, तो यहाँ से आप फिर से F नेट निकालो, और ओवरऑल C पर कितना मान लगेगा, यानी C पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी बल F नेट का मान कितना होगा। तो फार्मूला में एक मान ये रखना है और एक ये रखना है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। और इसमें यह भी ध्यान रखना कि जब दो सदिशों के बीच का एंगल 0 होता है तो वो मान होता क्या है, देखो थीटा बराबर 0 पर F नेट कितना आएगा, फार्मूला F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कास 0, कास 0 का मान होता है कितना 1। F नेट कितना बन जाएगा, F नेट कितना बनेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बन रहा है, यानी लिख सकते हैं F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से करड़ी हट जाएगी तो F1 प्लस F2 को क्या करेंगे सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो F नेट कितना आएगा, ये हटा दो, अब यहाँ से रूट हटाओ, देखो क्योंकि यहाँ से ओवरऑल वैल्यू कितना है F1 प्लस F2, यानी इन दोनों को क्या करना है जोड़ देना है।
तो के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर। इसमें से हम के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन करेंगे तो मान कितना आएगा? साथ में इसके क्या है बाबू, √2 भी है ना, √2 लगा लो, यहाँ पे √2 भी है, तो यहाँ पे बचेगा √2 प्लस 1/2, यानी एफ नेट कितना आया के क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, और ये बन गया √2 प्लस 1/, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अब हम देखेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस पे आधारित अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर बार पूछे गए होंगे। ओके, तो देखने के लिए धन्यवाद।